नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो स्वागत है आपके अपने चैनल रामकिशोर सांकला पर। तो आज अपन बायोलॉजी का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। चलो समय बिना गंवाए हुए अपन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का अपना प्रश्न है, आलू की सतह पर वे भाग जो नए पौधे को जन्म देते हैं। देखो आलू होता है, आपको पता है आलू आलू की सतह पर कुछ छोटे छोटे कलिकाएं निकल आती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं निकल आती हैं। तब इन कलिकाओं को आप कटिंग करके काट करके इनको काट करके मिट्टी के अंदर रोपित कर देते हो तो नया पौध बन जाता है एक। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? देखो कलिका होती है, उन्हें आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख। ठीक है, तो घर वाले कहते हैं या नहीं कहते हैं कि भाई आलू की आंखें निकल गई हैं, भाई दो अबे। चलो, लेशमानिया में द्विखंडन किस प्रकार होता है? किसी भी तल से एक निर्धारित तल से, ये कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, एक निर्धारित तल से इनके अंदर क्या होता है? विभाजन होता है, द्विखंडन होता है। आगे, राइजोपस में जनन की कौन सी विधि पाई जाती है जिसमें बीजाणु बनते हैं? वो होता है बीजाणु समासन, स्पोर फॉर्मेशन। अगला, डीएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक होता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए का पूरा नाम होता है। अगला, उत्तक संवर्धन तकनीक में कोशिका के छोटे समूह को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन में क्या होता है? इसके अंदर एक किसी पौधे का या पेड़ का छोटा सा ऊपर का भाग कटिंग कर लिया जाता है, एक कोशिका ली जाती है, उसको क्या कर देंगे? संवर्धन माध्यम में रख देंगे। वो धीरे धीरे एक कोशिका ग्रोथ करके इन कोशिका विभाजन हो गए, एक कोशिकाओं का समूह बना लेगी, जिसे क्या कहते हैं? केलस। क्या कहते हैं? केलस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केलस कहते हैं। अगला, राइजोपस की ऊर्ध्व तंतुओं पर गोल संरचनाएं क्या कहलाती है? जो जनन में भाग लेती है क्या कहलाती है? गोल संरचनाएं बीजाणु धानी। क्या कहलाती है? बीजाणु धानी। आपने देखा होगा राइजोपस पादप होता है, उसकी जो अंतिम भाग होता है उस पर क्या पाया जाता है? गोल संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? बीजाणु धानी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बीजाणु धानी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला, यदि प्लेनेरिया जैसे जीव को कई टुकड़ों में, प्लेनेरिया जीव होता है उसके अंदर पुनरुद्भवन पाया जाता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, उसके कई भागों में उनके टुकड़े तोड़ दिए जाएं तो हर एक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, जिसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव बना लेता है, इसे क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन। अगला, मनुष्य में वर्षण उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश में स्थित होते हैं। जो वर्षण हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? वर्षण कोश के अंदर होते हैं। वर्षण है जो कहाँ होते हैं? वर्षण कोश में होते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है जी? शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शुक्राणु निर्माण के लिए लगभग कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि ये अधिक तापमान के अंदर रहेंगे तो शुक्राणु निर्माण के लिए उनको अनुकूल तापमान नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस कारण ये बाहर की ओर स्थित होते हैं। शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? देखो बीजांड होता है पौधे का, जो बीजांड होता है, बीजांड वो क्या बनाता है जी? क्या बनाता है? बीज बनाता। क्या बनाता है? बीज बनाता है। जो इसके अंदर बीजांड होता है, बीजांड, ठीक है, वो क्या बनाता है? बीज बनाता है। और जो अंडाशय है वो क्या बनाता है? अंडाशय क्या बनाता है? फल बनाता है। बीजांड बीज बनाता है। अगला, पराग कोश में क्या उत्पन्न होते हैं? जो पराग कोश होता है, देखो पुंकेसर भाग होता है पराग कोश, उसके अंदर क्या होते हैं? पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। पराग कण होते हैं, ये पराग कोश होता है। पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? वो क्या? गार्डन पी, उद्यान मटर का, पाइसम सेटाइम का, है ना?
तो ऑप्शन नंबर ए साधारण मटर पायसम सेटाइवम या उद्यान मटर भी कह सकते हैं। एक संकर क्रॉस की F2PD में लक्षणों का अनुपात क्या होता है? जो F2PD देखो, तो प्रथम पीढ़ी लंबे पौधे लंबे एकदम शुद्ध लंबे और शुद्ध बोनों के मध्य क्या करवाया? क्रॉस करवाया। ठीक है, क्या करवाया? क्रॉस करवाया। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर देखा गया कि F1 पीढ़ी के अंदर क्या सभी पौधे कैसे दिखाई दिए? लंबे ही लंबे। कैसे दिखाई दिए? लंबे ही लंबे दिखाई दिए। बात समझ में आ गई? अब इस F1 और F1 का पुनः क्या करवाया गया? क्रॉस करवाया गया। पुनः क्रॉस करवाया गया, इनके युग्मक ये, तब पुनः क्रॉस करवाया गया तो क्या बना? देखो ये टी जब क्रॉस करवाते हैं, क्रॉस करवाते ये टी, ये बड़ा टी छोटा टी, ये बड़ा टी छोटा टी और ये छोटा टी और छोटा टी। तो इनके अंदर F2PD के अंदर सभी पौधे लंबे नहीं दिखाई दिए। 3/4 है जो कैसे दिखाई दिए? लंबे। और ये कैसा दिया? बोना। कैसा? बोना। ठीक है, तो 3 अनुपात, तो देखो 3 पौधे तो लंबे दिखाई दे रहे, लंबे का गुण है, एक के अंदर शुद्ध बोना है। कैसा है? शुद्ध बोना। ठीक है, तो यहाँ पर F2PD, ये कौन सी पीढ़ी है? F2PD। F2PD के अंदर कितने पौधे बन रहे? 4। देखो इनका योग किसके अंदर? इसके अंदर 16, ये तो नहीं हो सकता। इसके अंदर तो 2 ही है, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3:1। 3:1। यदि आपको इसके अंदर लक्षण प्रारूप पूछ ले या बाह्य प्रतीति पूछ ले, ठीक है, फिनोटाइप पूछ ले, तो भी आप क्या दोगे? 3:1। ठीक है, और यदि आपको पूछ ले कि भाई इसका जीनी अनुपात क्या होता है? क्या होता है? 1:2:1। 1:2:1, समझ गए ना? और जीनी प्रारूप पूछ ले आपको तो 1:2:1 दोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। कितने होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं? 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र। कैसे होते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र होते हैं। और एक जोड़ी क्या होते हैं? एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र। कैसे होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, बाकी के क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। वो भी लिंग गुणसूत्र के अंदर नर के अंदर कौन से पाए जाते हैं? एक्स वाई, और मादा के अंदर कौन से पाए जाते हैं? एक्स एक्स पाए जाते हैं। बात समझ आ गई ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र युग्म पाया जाता है? स्त्रियों के अंदर कौन सा पाया जाता है? एक्स एक्स। ठीक है, अगला, कौन से जीव के वे लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? जो बाहरी रूप से, भौतिक रूप से बाहर रूप से दिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? वो है पिता के गुणसूत्रों पर। किसके? पिता के गुणसूत्रों पर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला है मेंडल के द्विसंकर क्रॉस। देखो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का F2 अनुपात क्या था? F2 अनुपात, द्विसंकर क्रॉस में सीधी सी बात है कितनी संततियां बनती है? 16। कितनी बनती है? 16। जहां पर 16 है वो अपना आंसर राइट है, बाकी खेल खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अभी आगे पढ़ेंगे वैसे तो द्विसंकर क्रॉस। अगला, मेंडल के प्रयोगों के अनुसार मटर के पौधों में प्रभावी लक्षण कौन सा था? देखो बोनापन प्रभावी है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या सफेद फूल प्रभावी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लंबा झुर्रीदार बीज प्रभावी है क्या? नहीं है। तो एकदम प्रभावी कौन है? लंबापन। ठीक है, अगला, एक संकर क्रॉस की, देखो एक संकर क्रॉस की F2PD में टीटी शुद्ध बोना पौधे का प्रतिशत कितना होता है? कितना होता है शुद्ध बोना का? कितना? किसका? शुद्ध बोने का F2PD के अंदर। जो F1PD है उसका F1PD के साथ क्रॉस करवाते हैं टी और टी का, जब इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये टीटी, ये टीटी, ये टीटी और ये छोटा टीटी। यहाँ पर शुद्ध बोना देखो एक पौधा है, 4 में से कितना है? एक है। 4 में से एक ही है शुद्ध बोना। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 4 है। और है कितना बोना? शुद्ध बोना 1 है। और इसका प्रतिशत निकालते हैं, इनटू क्या करते हैं? 100 करते हैं। 100 करते हैं।
तो 25 चौक कितना हो जाता है 100। तो 25% है क्या है शुद्ध बोना है। तो 25% क्या है शुद्ध बोना। ठीक है। यदि शुद्ध लंबा पूछ ले तो शुद्ध लंबा भी कितना है 25%। आगे कोशिका के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना स्रोत होता है। कोशिका के किस भाग में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका झिल्ली में, डीएनए में, लाइसोसोम में। किसमें होता है डीएनए में। किसमें होता है भाई डीएनए। किसमें डीएनए के अंदर। आगे मटर के दो अलग अलग लक्षणों, मटर के दो अलग अलग लक्षण, दो तो पौधे होते हैं मटर के लेकिन दो लक्षण हैं, लक्षण भी कैसे हैं दो, एक लक्षण नहीं है। ठीक है। दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीजों का एक तो आकार, एक ले लिया रंग। जैसे रंग में ले लिया आपके हरा पीला, हरा और पीला। एक तो रंग और एक आकार। कौन सा आकार, आकार का मतलब गोल और जुरीदार। दो लक्षणों, दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशागति F2 अनुपात क्या होता है। F2 अनुपात क्या होता है। F2 अनुपात यहाँ पर क्या होगा दो द्विसंकर बना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला डायरेक्ट 3:1। तो आपको पता है F2 PD में एक लक्षण वाले अध्ययन के लिए आता है और इसके लिए ये। अगला जीन क्या है, प्रोटीन का एक हिस्सा है। डीएनए का वे भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है सूचना होती है उसी क्या कहते हैं जीन कहते हैं। ये डीएनए का एक क्रियात्मक खंड भी होता है। पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक क्या है। पौधे की लंबाई को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है और किताब के अंदर है भी ये चीज लिखी हुई है स्पष्ट रूप से, है ना। पौधे की लंबाई को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन होते हैं। देखो लंबाई को नहीं, आपने आपको पता है पढ़ा है हार्मोनों के बारे में। हार्मोन पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, कौन है ऑक्सीजन हार्मोन है या नहीं। एक हार्मोन होना चाहिए, कौन हार्मोन होना चाहिए। हार्मोन की मात्रा वो एंजाइम, एंजाइम की दक्षता भी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र युग्म पुरुष में पाया जाता है। तो पुरुष में कौन सा पाया जाता है एक्स और वाई, एक्स और वाई। अगला मटर के दो अलग अलग लक्षणों, मटर के दो अलग अलग लक्षणों जैसे बीजों की आकृति, एक तो आकृति पूछ लिया या आकार और एक रंग। दो लक्षणों की स्वतंत्र वंशागति में F2 PD में कितने प्रकार के नए संयोजन दिखाई देते हैं। कितने प्रकार के संयोजन दिखाई देते हैं 16 होते हैं। कितने होते हैं 16, यानी 9:3:3:1 सबको जोड़ा जाए तो कितना आते हैं 16 संततियां प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। और 9 किसमें प्राप्त होती है जब एक लक्षण, दो अलग अलग नहीं एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है एक संकर संकरण में। F2 PD के अंदर कितने 3:1 यानी नहीं 3 कुल मिला के कितने 9 ही, वहां पर कितने होते थे 4, सॉरी कितने होते थे 4 होते थे। ठीक है। आगे कोशिका के डीएनए का वे भाग जिसमें किसी विशिष्ट प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है उसे क्या कहते हैं जीन कहते हैं। चलो नेक्स्ट है F1 PD के स्व निषेचन से, F1 PD होती है कि स्व निषेचन से उत्पन्न F2 PD में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होता है। लंबे और बोने का F2 PD के अंदर आपने अभी अभी देखा था F2 PD के अंदर F1 PD और F1 PD का क्या करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं। तो आपको पता है सभी पौधे कैसे दिखाई देते हैं लंबे दिखाई, कैसे लंबे। और ये बोना देखो ये F1 PD के अंदर तो सभी पौधे कैसे लंबे और F2 PD के अंदर ये प्राप्त होता है। ये तीन तो प्रभावी लक्षण किसका है लंबापन का और एक शुद्ध बोना है। तो कह रहा है लंबे और बोने का अनुपात क्या है 3:1 है भाई। कितना है 3:1। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। F2 PD के अंदर ये F1 PD है और ये F2 PD है, उसके अंदर 3:1 लंबे और बोने का अनुपात होता है। यदि अपन को पूछ ले कि भाई बताओ शुद्ध लंबा संकर लंबे और शुद्ध बोने का अनुपात बताओ तो क्या बताओगे 1:2:1। अगला अगला देखो अब इससे जो आनुवंशिकता पार्ट है उसके थोड़े से आपको नोट्स बता देते हैं जी। ठीक है।
देखो आनुवांशिकी क्या होती है, ये एक जीव विज्ञान की क्या होती है, शाखा होती है। आनुवांशिकी क्या होती है, एक जीव विज्ञान की शाखा होती है। तो जीव विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर एक तो वंशागति और एक विभिन्न का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। देखो यहाँ पर यही लिख रखा है, आनुवंशिकी का अध्ययन, आनुवंशिकता या वंशागति, एक विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, आनुवंशिकी। एक वंशागति या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशानुगत होना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना। आगे विभिन्नता, ये जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की व्यवस्था होती है, यानी जनक और संतति के बीच जो भी अंतर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, विभिन्नता कह सकते हो। देखो विभिन्नता दो प्रकार की होती है, एक तो जेनेटिक गैमेटिक होती है, गैमेटिक वेरिएशन है ना, जनन कोशिका विभिन्नता गैमेटिक, ठीक है। एक तो होती है जनन कोशिका विभिन्नता और एक होती है सोमेटिक वेरिएशन। एक होती है कायिक विभिन्नता यानी शारीरिक विभिन्नता। देखो ये शारीरिक कोशिका में आती है, किसमें आती है, शारीरिक कोशिका में। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कायिक जो विभिन्नता है वो स्थानांतरित नहीं होती है, लेकिन जननिक विभिन्नता अगली पीढ़ी में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। ये जनन कोशिका में आती है, जनन कोशिका में विभिन्नता आ जाएगी, जैसे अंडाणु शुक्राणु, इनके अंदर क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाता है। देखो जैव विकास में सहायक नहीं, जो कायिक विभिन्नता है, कायिक विभिन्नता है वो जैव विकास में सहायक नहीं है, लेकिन ये जननिक विभिन्नता जैव विकास में सहायक होती है। आगे इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। ये उपार्जित लक्षण होते हैं, जैसे अपन के पापा तो अच्छे से सिंपल सादा बाल कटाते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं, मशरूम की तरह एकदम डिटेल डालते हैं, इधर इधर डालते हैं और ऊपर कर लेते हैं कुकुर मुत्ता की तरह ऐसे ऊपर बाल। ये अपन को क्या है, उपार्जित लक्षण है। बाहरी रूप से किसी के देखते हैं, मुर्गा मुर्गे के ऊपर ऐसे किए हुए रहते बाल, तो अपन भी कहते हैं मुर्गे के जैसे करवा लेते हैं ऐसे बाल, ठीक है। तो ये उपार्जित लक्षण होते हैं, ये वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। ये जो जननिक कोशिका के अंदर विभिन्नता आती है ये होती है जेनेटिक, एक पीढ़ी से। यदि अपने कोई दादा काणे हैं तो अपने पापा भी हो सकता है, मैं भी पॉसिबली काणे हो जाते तो वो हो सकता है कि भाई जेनेटिक है, ठीक है। मैं भी पॉसिबल, ऐसा होता नहीं है लेकिन हो सकता है, वो जीन कौन सा ट्रांसफर होता है उस पर निर्भर करता है। आगे तो इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। आगे उदाहरण जैसे कानों में छेद करना। देखो आपने आपको पता है लोग पहनने के लिए कर्ण छेद करते हैं, यहाँ पर कई लोग यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर पूरे कान के अंदर भी कर लेते हैं। ये काम करो, पूरे कान छोटे छोटे खड्डे कर दो और पूरे के अंदर ही पहन लो, तार है, ठीक है। तो कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, कुत्ते के अंदर पूंछ काट देते हैं, ये तो उपार्जित लक्षण है, ठीक है। ये कायिक विभिन्नता है। कुत्ते के अंदर भी ऊपर डिजाइन बना देना, उसकी भी कटिंग बना देना, ये कायिक विभिन्नता है, ठीक है। मानव के बालों का रंग, देखो बालों का रंग, अपने पिताजी के भी काले बाल थे, हमारे भी काले बाल है, ये कैसी है, जेनेटिक विभिन्नता है, ठीक है। मानव में शरीर की लंबाई, देखो लंबाई एक सामान्य हर एक व्यक्ति की लंबाई लगभग नॉर्मल होती है सबकी, ठीक है। तो ये लंबाई क्या है, जेनेटिक है, क्या है, जेनेटिक है। चलो नेक्स्ट, अगला है जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो जनन करते हैं जीव, उस समय विभिन्नताएं किस प्रकार आती हैं, संचय किस प्रकार जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु। अलैंगिक जनन के दौरान, देखो एक लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं कम होगी। अलैंगिक जनन होता है उसके समय विभिन्नता वेरिएशन कम देखा जाता है, जबकि लैंगिक जनन है उसके समय वेरिएशन अधिक देखा जाता है, ठीक है। विभिन्नताएं अपेक्षाकृत अधिक होती है। आगे डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है, छोटी छोटी त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के द्वारा, ये जो भी विभिन्नता लैंगिक जनन के अंदर विभिन्नता आती है वो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के कारण आती है। म्यूटेशन उत्परिवर्तन के जनक कहा जाता है ह्यूगो डी व्रीज को। ये बोर्ड में एक बार प्रश्न पूछा था लेकिन अभी आपके हटा हुआ है ना, म्यूटेशन। आगे देखो मेंडल ने आपको पता है मटर के पौधे का चयन किया वंशागति के नियमों का अध्ययन करने के लिए, वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए कुछ। मेंडल को आनुवांशिकी जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी के जनक। मेंडल ने मटर के पौधे के विपरीत 7 लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। 7 लक्षणों का अध्ययन किया, कितने, 7, जो मुख्य रूप से देखो यहाँ पर दे रखे हैं।
जैसे ये लक्षण है, ये प्रभावी लक्षण है, प्रभावी विशेषक का मतलब ही लक्षण ही होता है ना। और एक ये अप्रभावी, जैसे बीजों का आकार, बीज के आकार में एक गोल है, एक होता है झुर्रीदार, झुर्रीदार का मतलब पिचका हुआ, पिचका हुआ, पिचका हुआ, जैसे सीताफल देखा होगा, बीच में गर्त की तरह होते या नहीं होते, पिचका हुआ है ना, वो झुर्रीदार। एक होता है बीज का रंग, एक तो बीज पीला रंग एकदम प्रभावी, दूर से भी दिख जाता है, पीला रंग दिख जाता है या नहीं दिखता है। एक होता है हरा, ठीक है, हरा। आपको पता है नींबू के पेड़ पर आपने देखा होगा, एक हरा नींबू भी होता है, एक पीला भी होता है। पीला आसानी से दिख जाता है लेकिन हरा दिखाई नहीं देता, तो पीला क्या है, प्रभावी है। फूल का रंग देखो, एक तो बैंगनी है, एक सफेद, तो सफेद क्या होता है, अप्रभावी होता है, लेकिन बैंगनी क्या होता है, प्रभावी होता है, दूर से भी दिख जाता है। आगे फली का आकार देखो, फली एक तो फूली हुई होती है, एक होती सिकुड़ी हुई, बिल्कुल। मटर की फली एक देखना कभी, एक तो फुल फूली हुई रहती है जिसके अंदर बीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक होती सिकुड़ी एकदम पिचकी हुई, छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है। एक एक फली का रंग, एक तो हरा हो जाता है, एक फली कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है, ठीक है। आगे पुष्प की स्थिति, एक तो एक्सिस होती है, एक अंत्य होती है। आगे पुष्प की स्थिति, पुष्प की ये स्थिति, एक तो लंबा पुष्प होता है, एक बहुना होता है। कैसा होता है, वो ना, ये 7 लक्षण है जो मेंडल ने इस पर अध्ययन किए थे। अब मेंडल ने कि भाई मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया, कि भाई मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया। सबसे पहले तो क्या होता है, जो मेंडल, ये मटर का पौधा होता है, इसके अंदर स्वे परागण होता है। कैसा होता है, स्वे परागण पाया जाता है। ये उभयलिंगी पादप होता है। कैसा, उभयलिंगी। इसके अंदर पुंकेसर भी होता है, स्त्री केसर भी होता है, इस कारण। और ये इसका जो जीवन काल है वो कम होता है। क्या होता है, कम। और कम जीवन काल होने के कारण कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है, ये इसकी खूबी थी। मटर के पौधे में विपरीत विकल्पी लक्षण इस रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है। जीवन काल क्या होता है, छोटा। सामान्य स्व परागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, एक ही पीढ़ी में क्या बनाता है, अनेक बीज। अगला, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्यासक विशेषक लक्षण। देखो, तने की ऊंचाई, लंबा या बोना, तना लंबा भी हो सकता है, बोना। फूल का रंग बैंगनी या सफेद, फूल की स्थिति अक्षीय या अंत्य, फली का आकार, फली का आकार है फूला हुआ या सिकड़ा हुआ, फली का रंग हरा या पीला, बीज का आकार गोल है या झुर्रीदार या मुरझाया हुआ, बीज का आकार या बीज का रंग पीला या हरा। बात समझ आ गई, चलो आगे। अगला है, देखो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये एकल संकरण मोनोहाइब्रिड। इसके अंदर क्या होता है, मटर के 2 पौधों, मटर के तो पौधे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक जोड़ी, कितनी, एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। केवल कितने जोड़ी, एक जोड़ी। कितना जोड़ी, एक जोड़ी। पौधा तो 2 हो सके लेकिन एक जोड़ी रहे होना। कितना जोड़ी, एक जोड़ी। एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य, ये एक जोड़ी है, देखो ये एक जोड़ी लक्षण है। कितना जोड़ी है, एक जोड़ी। एक तो लंबो है, एक बोनो, एक जोड़ी है। पौधा कितना है, 2 है, ठीक है। उदाहरण, लंबे तथा बोनो पौधों के मध्य संकरण, एकल संकरण। ये जनक पीढ़ी है, इसे क्या कहते हैं, जनक पीढ़ी कहते हैं। जब लंबा पौधा और बोने के मध्य क्रॉस करवाते हैं, देखो इसके ये युग्मक है, ठीक है, उनके मध्य क्रॉस कराते हैं तो प्रथम जो पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी, सभी पौधे कैसे दिखाई देते हैं, सभी लंबे पौधे। कैसे, सभी लंबे पौधे। सभी पौधे कैसे दिखाई दिए, लंबे ही लंबे दिए। यदि आपको पूछ ले कि भाई एक संकर संकरण में अब 1 पीढ़ी के अंदर लंबे और बोने का अनुपात बताओ, तो आप क्या बताओगे जी, लंबे पौधे और बोने के अनुपात पूछे, लंबे और बोना, तो 4 तो लंबा है और 0 कहीं है बोना। 4 तो लंबा है, बोना कहीं है 0, तो 4,0 ये अनुपात पूछ लेगा। चलो नेक्स्ट, अगला है कि भाई F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी का पुनः स्व परागण करवाते हैं, दोनों के मध्य पुनः क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है, देखो लंबा पौधा और बोना पौधा, ठीक है।
लंबा पौधा, ठीक है, लंबा पौधा उन्हें क्रॉस करवाते हैं। देखो इनके युग्मक ये है, युग्मक है ये टी और टी, टी और टी, तो इनके मध्य पुनः क्रॉस करवाते हैं तो ये बनता है, देखो एक तो शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, और इनका पुनः इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये अशुद्ध लंबा, और ये अशुद्ध लंबा, ठीक है, और ये एकदम शुद्ध क्या है, बोना है। शुद्ध कैसा है, बोना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो लंबे अप टू पीडी के अंदर लंबे और बोना का अनुपात केवल पूछा है आपको, लंबे और बोना का, तो 3:1। देखो 3 तो लंबे हैं, 3 तो लंबे हैं, और 1 क्या है, बोना है। 3:1 लंबे और बोने का। यदि आपको पूछे कि भाई शुद्ध लंबे, शुद्ध लंबे और संकर, संकर लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बोने, शुद्ध बोना का अनुपात पूछे, शुद्ध लंबा कितना है, 1 है, और संकर लंबे कितने हैं, 2 है, कितने, 2, और शुद्ध बोना कितना है, 1, तो 1:2:1, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब इसकी जो मेंडल ने इसका अवलोकन किया, इसे देखा कि भाई जो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे, और F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे थे, 3/4 पौधे कैसे थे, लंबे, यानी 75% क्या थे, लंबे, लेकिन 25%, 25% कैसे थे, बोनी, यानी 1/4, एक पौधी था जीनोटाइप। अब जो इसका जीनोटाइप है, एक तो जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है, एक तो जीनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप अनुपात था, जीनोटाइप अनुपात ये है, यहाँ पर फिनोटाइप है, सॉरी यहाँ पर लिख लेना है, ना 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 ना, ये फिनोटाइप है, यहाँ पर कैसा है, फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1, यानी बाह्य लक्षण देखें तो 3 तो कैसे दिखाई देते हैं, लंबे, और एक कैसा, बोना, ठीक है। और जो जीनोटाइप है, जो जीनी प्रारूप है वो होता है, देखो एक तो शुद्ध लंबा था और 2 संकर लंबे थे और एक शुद्ध बोना, तो 1:2:1, ये बात आपकी पच गई होगी। आगे देखो, जैसे टी 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 का संयोजन 1:2 में प्राप्त होता है, ये तो आपको पता ही है। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, टी टी वे, ये बड़ा टी छोटा टी लंबे पौधे हैं, यद्यपि टी टी क्या है, बोना पौधा। टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोने के लिए टी की दोनों प्रतियां होनी चाहिए। लंबे के लिए तो एक ही गणो, लेकिन बोनो बणु 2 टी जरूरत पड़े, कितनी, 2। आगे अगला, टी जैसे टी लक्षण है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ये बड़ा टी है जो कैसे लक्षण कहलाते हैं, प्रभावी। छोटा टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब देखते हैं द्विसंकरण के बारे में। द्विसंकर संकरण, द्विसंकरण संकरण, मटर के 2 पौधों के, पौधा तो कितने हैं, 2, लेकिन 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य, कितना जोड़ी, एक जोड़ी नहीं, 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य, 2 जोड़ी लक्षण ले वही माने, कितना जोड़ी, 2 जोड़ी। देखो जनक पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी, इसके अंदर देखो 2 जोड़ी लेंगे, एक तो देखो, एक तो आकार गोल और जुरीदार, गोल और जुरीदार लिया है, गोल और जुरीदार लिया है, और एक लिया है यहां पर जुरीदार और पीला और हरा रंग, बीज का रंग और एक बीज का आकार, ठीक है। तो जनक पीढ़ी के अंदर पेरेंटियल, ये जनक पीढ़ी के अंदर देखो, ये आर आर और वाई वाई, और ये आर आर और ये वाई वाई वाई, ठीक है। इसके अंदर ये गोल पीला है, गोल पीला है, ये है जुरीदार हरा, कैसा है, जुरीदार हरा है, ठीक है। अब इनके युग्मक बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं, युग्मक के अंदर इसका एक देखो आर और इसका ये वाई, तो इसका क्या ले, देखो इसका ये एक आर लो और इसका एक वाई लो,
ठीक है। अब इनके मध्य देखो अब इनके मध्य क्या करवाते हैं, संलयन करवाते हैं, संकरण करवाते हैं। तो अब 1 पीढ़ी के अंदर, अब 1 पीढ़ी के अंदर है क्या प्राप्त होता है, देखो गोल पीला, देखो आर आर ये वाई वाई, ठीक है। ये बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये कैसा प्रभावी लक्षण कौन कौन से, गोल और पीला, गोल पीला, गोल पीला, ये बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। इनका लक्षण F1 पीटी के अंदर लक्षण प्रारूप गोल पीला, कैसा, गोल पीला। अब देखो, अब इनका पुणे यदि F1 और F1 का यदि क्रॉस करवाते हैं, यदि क्रॉस करवाते हैं तो F2 पीडी के अंदर 16, कितनी, 16 संततियां प्राप्त होती है, कितनी, 16 संततियां प्राप्त होती है, ठीक है। यहां पर ये देख सकते हो, यहां पर ये देख सकते हो आप, संकरण करवाया गया है, ये तो आपको चेकर बोर्ड बनाना आता होगा ये, और इसके क्या बनाएंगे, युग्मक, क्या बनाएंगे, इनके युग्मक बनाएंगे, है ना, क्या बनाएंगे, युग्मक, इनका युग्मक बन जाएगा एक तो क्या, आर वाई, आर वाई, और क्या बनेगा, आर आर, क्या बनेगा, आर आर, और ठीक है, ये आप बना लेना और ये कर लेना, ठीक है। इनके युग्मक ये सारे यहाँ पर दे रखे हैं आपको, फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, ये यहाँ पर दे रखे, क्रॉस करवाया गया पूरा युग्मक बना के, देखो। तो यहाँ पर गोल बिले, जो गोल बिले वो 9 प्राप्त होते हैं, गोल हरे कितने, 3, और जुरीदार पीले कितने, 3, और जुरीदार हरे कितने, 1, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, कोशिका के डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, डीएनए की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कौन, जीन, जीन से मिलाकर कौन बनता है, डीएनए, डीएनए से कौन बनता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक में, कहाँ होते हैं, केंद्रक में। आगे देखो, और जो जीन होता है वो क्या होता है, एक सूचना स्रोत के व्यवहार करता है, जिसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होती है, सूचना, ठीक है। आगे, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, एंजाइम वे हार्मोन, कौन करता है, एक तो एंजाइम करते हैं और एक और कौन करते हैं, हार्मोन। आगे, जीन टी जैसे प्रभावी लक्षण है, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना, यदि एंजाइम है जो प्रभावी लक्षण, एंजाइम दक्षता से अच्छे से काम करेंगे तो पर्याप्त मात्रा में क्या बनेंगे, हार्मोन, क्या बनेंगे, हार्मोन, तो पौधा कैसा दिखाई देगा, लंबा, ठीक है। यदि जीन देखो, जीन टी अप्रभावी लक्षण है तो एंजाइम कम दक्षता से कार्य करेगा, यदि कम दक्षता के साथ कार्य करेगा तो अपर्याप्त मात्रा में क्या बनेगा, हार्मोन, और हार्मोन अपर्याप्त मात्रा में बनेगा तो पौधा क्या रह जाएगा, बोना, ठीक है। वही बात है हमारे अंदर जैसे होता है, और वर्दी हार्मोन कम होगा तो हम भी क्या रह जाते, बोने, ठीक उसी प्रकार इसी के अंदर है। अब देखो, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण, देखो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे घोंगा, ठीक है। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण है लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे मादा के अंदर XX और नर के अंदर XY। देखो लिंग निर्धारण यहाँ पर लिंग गुणसूत्र, नर के अंदर XY पाए जाते हैं, मादा के अंदर XX पाए जाते हैं, इनके युग्मक बना दिए और इनका क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। 50% चांस है कि होने वाला लड़की हो सकती है और 50% चांस हो गया लड़का हो सकता है, ठीक है। आधे बच्चे लड़के हो, आधे लड़की हो सकती है, सभी बच्चे चाहे वे लड़का हो अथवा लड़की अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते रहते हैं। बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशागत हुआ वे लड़की, जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशागत होता है वे लड़का होता है। बोलो आज ये आनंद की जय हो। ये परिभाषा है कुछ अनुवांशिकी, ठीक है, ये परिभाषाएं हैं कुछ। देखो जीन, मेंडल ने जीन को कारक अथवा फैक्टर का, जीन वंशागति की, आनुवंशिकता की क्या होती है, इकाई, ठीक है। युग्म विकल्पी एलील, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी या एलील कहा जाता है। एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। ये परिभाषाएं हैं, ये आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये
ठीक है जी, ये आज का सेशन हमारा हुआ खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिजिक्स। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।